नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पिंकी खानोरकर। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी की। जी हाँ, हम देख रहे हैं कई सालों से हम सब ऑनलाइन हो गए थे। मैं बात इस बारे में बोल रही हूँ कि जैसे ही कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तो सारा जो लाइफ है हमारा वो ऑनलाइन हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो 10th 12th या जो भी आगे की पढ़ाई है सभी हम ऑनलाइन ही करते थे। मगर इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद, ऑनलाइन स्टडी के बाद हमारी लाइफ पर कितना असर हुआ है ये आज जानेंगे हम। हमारे साथ है आज खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमोल शेगोकार, डायरेक्टर है रेडिकल, और आशीष गौतम है जो डायरेक्टर है रेडिकल ITI एंड मेडिकल। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मैंने शुरुआत में कहा था कि पूरी दुनिया ही ऑनलाइन हो गई थी, ठीक है, तो आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने भी काफ़ी डिग्रियां हासिल की, आपने भी अपने क्षेत्र में अच्छा नाम किया है, तो जिस तरह से आप हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव देखते हैं, तो क्या ऑनलाइन लाइफ चलती है तो उसका भी बदलाव हमारे स्टडी पे हुआ है? क्या कहेंगे सर? बिल्कुल हुआ है। ये 2 सालों में जो बच्चों ने कोविड के दौरान ऑनलाइन स्टडीज़ की और उस स्टडी के कारण जो उनके बेस बनने चाहिए थे उस तरीके के बेस नहीं बने हैं जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में ज़रूर बनते हैं। स्कूल टाइम में जो बच्चे पहले हमें मिलते थे, हमारे क्लासेस में आते थे, रेडिकल में आते थे, तो उनका एक बेसिक बेस बना हुआ रहता था। बिल्कुल। हम तभी भी एक ब्रिज कोर्स करके पढ़ाते थे उनको, बट कहीं ना कहीं क्या होता था कि वो ब्रिज कोर्स काफ़ी स्मूथली चलता था। आज जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जो 2 साल ऑनलाइन एजुकेशन लेके आ रहे हैं स्कूल से या किसी भी माध्यम से आप कहिए, उन्होंने लिटरली वो ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चों के ऊपर एक कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं चल रहे हैं, किसी ने अटेंड किया किसी ने नहीं किया, कोई पर्टिकुलरली रेगुलरिटी नहीं है, जिस कारण से क्या हुआ कि इन बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। इनको तब नहीं समझ में आया कि ये तो तब एंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को, बट जब ये आगे चल के जब इन चीज़ों को यूज़ करना है, जो उनको ऑलरेडी वो 2 साल में पढ़ना चाहिए था, उनको कुछ भी याद नहीं, या फिर ये मान के चलिए उन्होंने पढ़ा हुआ भी है तो वो सिर्फ नाम के लिए, रिजल्ट में मार्क्स आ गए बट उनका कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और इसी कारण से जब 11th 12th आ रहे हैं तो हमें इन बच्चों को स्पेसिफिकली 1 से 1.5 महीना सिर्फ ये चीज़ें फोकस करना है कि जो बच्चा अपने 8th 9th या 10th में पढ़ा उनको फिर से रिकॉल कराना है, उनको तो स्ट्रॉन्ग करना है कि वो फिर से 11th 12th के जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है उसको बहुत स्मूथली टच करें। नहीं तो होगा क्या कि वो ऑनलाइन का बेस अगर हम लेके चले तो फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत वीक पड़ जाएंगे और वो 11th 12th के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसे में एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को बिठाल कर एक बच्चे को वो समझना कि ऑनलाइन के ज़माने में उसने किस तरीके से अपने आप को रखा और कितना ग्रास्प किया। मान के चलते हैं कि अगर एक ग्लास भरा हुआ पानी उसने पीना चाहिए था 2 साल में, तो उसने सिर्फ 1 सिप ली है और बाकी पूरा ग्लास वैसे के वैसे ही रह गया है, तो वो हमें फिल तो करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप IT में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह से जर्नी रही और कैसे आपको समझ में आई कि नहीं हमारी खुद की क्लासेस होनी चाहिए जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो? देखिए, मैं खुद बहुत वीक सेक्शन से था स्कूल टाइम पे। 10th में मुझे सिर्फ 57.5% थे और माय फादर, मेरे जो पापा थे वो, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब 10th का रिजल्ट आया तब वो नागपुर में नहीं थे, कहीं बाहर ट्रांसफ़र था उनका। जब उन्होंने देखा कि इस तरीके के मार्क्स आए हैं तो उन्होंने सीधा कहा कि बेटा अब आपको आगे पढ़ाने का कोई संदर्भ नहीं बनता। और आप मान के चलिए कि पापा ने निश्चय भी कर लिया था कि अब 2 साल के बाद भी वही काम करना है, तो बेटा नहीं कहा अभी से करो, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो पापा ने सीधा कहा कि बेटा आप आगे नहीं पढ़ाएंगे, आपको हमने 10 साल तक बहुत पढ़ाया, 10th तक आपको एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पूरी फीस भरी, इंग्लिश मीडियम जब उनके लिए केपेबल नहीं था तब भी उन्होंने करवाया, बट उसके बाद भी आपका ये परसेंट आ रहे हैं, मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील हुआ कि नहीं, वो इतने एफर्ट डाल के मुझे पढ़ा रहे हैं। फिर 12th में मैंने काफ़ी मेहनत की, IIT क्रैक की, उसके बाद बीटेक में भी गोल्ड मेडल लिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हाथ से मुझे मेरा गोल्ड मेडल मिला था। तो वो अपने आप में एक
मेरी लाइफ की एक अचीवमेंट है। आज माय फादर इज़ वेरी हैप्पी, है ना। और जब रेडिकल शुरू किया तो उसका बेसिक यही था कि जब मैं 10th में था तो मुझे एक ऑब्जर्व किया कि बच्चा वीक नहीं होता। कहीं ना कहीं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हर बच्चा एक्सेल कर सकता है। जब मैं 57.5 से गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता हूँ तो हर बच्चा क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। बस बात यही कि उसको एक प्रॉपर वे मिलना चाहिए, एक रूट मिलना चाहिए और उसे गाइडेंस करने के लिए कोई मेंटर होना चाहिए। तो एज अ टीचर वी आर मेंटर, और हम चाहते हैं कि मेरे जैसे और भी अमोल होंगे जो आज 10th में होंगे, कहीं ना कहीं एवरेज होंगे, वीक होंगे, बट उनको अगर एक प्रॉपर मेंटर मिल जाए, जैसे मुझे मेरा बड़ा भाई मिला, उसने मुझे 2 साल बहुत प्रॉपरली गाइड किया और मैंने भी कॉन्सेंट्रेशन से मेहनत की, क्योंकि मैं देख रहा था कि मम्मी पापा का जो मेरे ऊपर एक प्रकार से बोलिए कि प्रेशर मतलब जो उन्होंने आर्थिक रूप से मुझे हेल्प की या मेरे फीस के लिए वो पापा अब मान के चलिए कि 10 to 6 के अलावा सुबह और शाम को भी काम करते थे कि मेरे स्कूल की फीस भर सके। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि अगर वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं और मैं अभी भी ऐसे ही करूँगा, और पर कहीं ना कहीं बच्चे को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक प्रॉपर टीचर की जरूरत होती है, और वो मुझे मेरे बड़े भाई के रूप में मिला। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं वो एक एज अ मेंटर बनूँ कि वो किसी एवरेज या वीक लेवल पे भी होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छे लेवल पे उनको लेके जाया जाए। हर बच्चा IIT क्रैक करने की क्षमता रखता है, बस उसको एक प्रॉपर गाइडेंस और उस बच्चे ने मेहनत करने के लिए रेडी होना चाहिए। बिल्कुल, अमोल सर ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका बताया, और आज गोल्ड मेडलिस्ट बनना कोई बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उनकी जर्नी जैसे उन्होंने बताई है, तो उनकी जर्नी तो हमने जान ली। अब आशीष गौतम जी, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, क्या मैसेज रहेगा इन विद्यार्थियों के लिए आपके जर्नी के साथ साथ? मेरा जो होम टाउन है चंदेरी, MP में एक छोटा एरिया है, तो मैं अपने होम टाउन का पहला IITian हूँ। आज दिन तक कोई पास नहीं हुआ था। तो जब घर पे बात हुई कि ओके क्या करना है, तो मैंने कहा नहीं कोचिंग करना चाहता हूँ। तो लोगों को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन अच्छा है कि बाहर आया, मैं इंदौर पहुँचा, पढ़ाई की, एक अच्छी रैंक ली, IIT कानपुर गया। लेकिन उसमें एक चीज़ जो सामने आई वो ये है कि कोई भी किसी भी जगह से सिलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, आपको बस मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है। बाकी फिर लाइफ काफ़ी कुछ है ना। जब आप IIT जाते हो, किसी भी बड़े कॉलेज में जाते हो, तो वो जो वहाँ सीखने को मिलता है हम लोग अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो एक तरीके से बस फ्लो है जिसके साथ आपको चलते जाना होता है और आपको सब कुछ मिलता चला जाता है। जब बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया तब भी दिमाग में यही था कि बहुत सारे लोगों को वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है कि चलो ठीक है सिटी में हैं आप लोग, लेकिन काफ़ी लोग कस्बों में हैं, गाँव में हैं, और वो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे अगर एक अच्छे से उनकी तैयारी कराई जाए। तो जो एक टारगेट है वो वही है कि ऐसे भी बच्चे जो लोग जहाँ पर भी हैं उनको लेकर आया है और उनको पढ़ाएं और उनको सिलेक्ट कराएं। और इसी के लिए हम लोगों ने कोविड के टाइम पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा मतलब इंडिया लेवल पर लगभग 750 बच्चे पढ़ाए थे। बहुत अच्छी बात है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बस हम ये चाह रहे थे कि जो बच्चा जहाँ फंस गया है, छोटे कस्बों में फंस गया है, छोटी जगह पे फंस गया है, घरों में फंसा हुआ है कोविड के कारण, बस तुम पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे कि एटलीस्ट तुमको एक टाइम के बाद अगर, क्योंकि तब ये नहीं पता था कि ये कोविड कितना लंबा जाने वाला है। हमने सोचा था उस वक्त कि चलो 6 महीने 8 महीने चलेगा, फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो हम बस ये चाह रहे थे वो 6-8 महीने जो गैप हो जाएगा वो हम फिल कर दें। फिर बच्चों से भी जब बात हो रही थी तब भी हम यही कह रहे थे कि आप बस टिके रहो, चलाते हैं हम लोग। जैसे ही आप क्या होगा अपने रेगुलर क्लासेस में जाओगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ हमारा वो समय नहीं खराब हुआ। बिल्कुल, आपने इतना पढ़ा दिया हमको कि हम वहाँ से कंटिन्यू कर पाए चीज़ें। बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इन्होंने जब कोविड पीरियड था तो सब अपने घर में थे, सारा देश बंद था, हर कंट्रीज़ में कोरोना बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, तो काम ही नहीं कर सकते थे। और ऐसे में इन्होंने बहुत अच्छी पहल की, 700 विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन इन्होंने स्टडी दी है। सर, ऑनलाइन स्टडी, जैसे मेरा यही सवाल है ऑनलाइन को लेकर, ऑनलाइन स्टडी लेना कितना डिफ़िकल्ट है या इजी है? क्योंकि बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा सीख सकते हैं या ऑफलाइन में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि होता क्या है, अगर आपको सिर्फ सीखना है कुछ, ऑनलाइन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बढ़िया चीज़ है। मतलब मैं काफ़ी बार सोचता हूँ कि जब मैं 11th-12th में था तो मैं कोचिंग में नहीं गया, मैंने उसके बाद रिपीट करना पड़ा, मेरी 1 साल ख़राब हुई। लेकिन अगर उस वक्त ऑनलाइन कुछ होता और चंदेरी जैसी जगह में नहीं थी फैसिलिटी, तो मैं कम से कम पढ़ सकता था ना। अगर किसी के पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे उतना रुपया, तो ऑनलाइन करिए ना, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है कॉम्पिटिशन की, बिल्कुल, सीखने के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। कंपटीशन के लिए ऑनलाइन में दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चा उतना मैच्योर नहीं है।
आपसे अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं और हम एकदम से देखते हैं कि हाँ ठीक है ये बच्चा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ उसका एक थोड़ा भी माइंड डाइवर्ट हुआ, वैसे ही एक पकड़ में आ जाता है, क्यों तेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे क्या, तुरंत पकड़ में आता है। यहीं पे क्या होता है, ऑनलाइन में वो बैठा है सुन रहा है, वो 2 दिन 4 दिन एक्साइटेड रहता है, लेकिन इस टाइम के बाद, एक टाइम के बाद जब उसकी सीरियसनेस गिरती है तो उसे पकड़ने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर। कोई उससे है ना ये नहीं कह रहा कि तू सारे के सारे क्वेश्चन बना रहा है कि नहीं बना रहा। क्लास के बाद है ना कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पर कि सब कुछ कॉन्सेप्ट सारा का सारा समझ में आया कि नहीं आया। मतलब एक इस चीज़ को है ना मैं एक और बोलना चाहूँगा मैम, होता क्या है काफ़ी टाइम जब है ना हम पहले कोचिंग जाते थे तो हम ये देखना चाहते थे कि ये फैकल्टी कितना अच्छा है और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से डिलीवर करता है, और वो सारी की सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए जो उस कॉन्सेप्ट में ज़रूरी हैं। ऑनलाइन में हमने चीज़ें चेंज कर दी। ऑनलाइन में हम क्या कह रहे हैं, तू डिसाइड कर बच्चा कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई उसका मैच्योरिटी उतना नहीं है। एग्जैक्टली। और इतने चैप्टर 90 से ज़्यादा चैप्टर अगर मैं पीसीएम जोड़ दूँ, 90 चैप्टर में कुछ चैप्टर बहुत अच्छे आएंगे, कुछ चैप्टर थोड़े से टफ जाएंगे, लेकिन यही तो सीखने की बात है ना। अगर सब कुछ एकदम जो स्पून फीडिंग बोलते हैं, सब कुछ सामने आपके रख दिया गया है, आप कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, चलो वो भी एक मान लिया, लेकिन जो लोग तैयारी जानते हैं, जो चाहे आप जेई की बात करो, चाहे आप मेडिकल की बात करो, चाहे आप आईएएस की बात करो, जो लोग जानते हैं वो लोगों को ये पता है, कैट के लिए जो लोग प्रिपेयर करते हैं कि वो दिन दिन रात रात भर मोटी मोटी किताबें लेके सॉल्व कर रहे हैं, लगातार सॉल्व करते हैं। जेई के लिए तो लोग 6 से 7 से 8 से शुरू हो जाते हैं। तो इतना मटेरियल है जो आपको सॉल्व करना है। ऑनलाइन आपको फोकस किस बात पे कराता है कि हम विजुलाइज बहुत अच्छे से करा देंगे, मैं उसमें कहीं से बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन जो वो पूरा का पूरा रगड़ना बोलते हैं, जहाँ सुबह से शाम तक आप बस लगे हो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगा रहे हो, वो चीज़ एक कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आशीष सर ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अब बात करते हैं अमोल सर और आशीष सर दोनों से, क्योंकि आपका एएससी नाम है, तो रेडिकल्स आईआईटी एंड मेडिकल आईआईटी जीई जैसे एग्ज़ाम देने वाले आपके पास स्टूडेंट ज़रूर आए होंगे। तो यहाँ कितने विद्यार्थियों को आपने इस एग्ज़ाम के लिए ट्रेन किया और वो आज ऐसे कौन से मुकाम पर पहुँच गए हैं? अभी अगर बात करें तो जो पहली बैच थी, हाँ, तो उसमें एक ऋषभ गिडाम नाम का एक बच्चा था, ओके, जिसने नागपुर में पहली बार किसी बच्चे ने जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर लाया था। उसका रैंक 3 था। लास्ट ईयर वो आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पास आउट भी हो गया। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर किरण सुपारे, शी वॉज विदर्भ टॉपर, उसका 19 स्टेट और यूटी से टॉपर से उसका स्कोर ज़्यादा था। तो आप रेडिकल बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लेता है, रेडिकल मास में डील नहीं करता, बट रेडिकल जितने बच्चे लेता है हर बच्चे के सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पूरी कोशिश करता है। 2020 में नीट का एग्जाम जो होता है जिसमें मेडिकल में एडमिशन मिलता है, तो रेडिकल की कंप्लीट बैच एक तो डेंटल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्लेस हुई थी। मतलब सभी बच्चों का कॉलेज सिलेक्शन के लिए हम आखिरी दिन तक मेहनत करते हैं। तो पिछले 5 सालों अगर हम बात करते हैं रेडिकल को हुए, तो 5 सालों में रेडिकल ने बहुत अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स जो नागपुर में पहले कभी नहीं देखने को मिले उस तरीके के प्रोड्यूस किए। बहुत बड़ी बात है सर ये। सर रेडिकल्स में अब तक जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लासेस ओपन हुए हैं और विद्यार्थी वहीं फोकस करते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एजुकेशन की बात पे भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि पब्लिसिटी देश में तो आज बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन भी उतना अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हुए हैं और बच्चों को लगता है कि कौन से एकेडमी जाए। तो रेडिकल्स एकेडमी की क्या खासियत है जो बच्चे आप तक पहुँचे? मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज़ होती है कि आपको फैकल्टी जो है ना, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, क्वालिफाइड होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो देना है वो सब्जेक्ट का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है ना, लेकिन जो साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है वहाँ एग्ज़ाम के टाइम पर बैठने के लिए। हम लोग जब कहते हैं बच्चों से कि बच्चों आप जाना ना तो टेंशन मत लो, घबराना नहीं है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो है ना बगल में बैठ के रो रहे होंगे, और ये नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पर है ना बच्चा बैठा है और उसको आवाज़ आ रही है सकने की और बगल में देखता है तो वो रो रहा है कि क्या हुआ, कि अरे मैं पूरी तैयारी थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं बहुत घबरा गया हूँ। ये जो चीज़ है घबरा गया हूँ,
बिल्कुल। फिर क्या हो जाता है, ये घबराहट यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर दुर्भाग्यवश कुछ लोग उस फेलियर को संभाल पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी संभाल पाते। आगे मैं मतलब सब लोग समझदार हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन क्या हो जाता है कि अब उस बच्चे को अगर हम सिर्फ 2 साल तक सिर्फ क्या कर रहे हैं कि पेपर दे ले, ठीक है, पेपर दे लिया, कॉन्सेप्ट समझ गया, हाँ कॉन्सेप्ट समझ गया, तैयारी हो रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा लेवल की वो तैयारी कर रहा है उतना ही वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर फील कर रहा है अपने आप को, मुझे किसी भी हालत में सिलेक्ट होना है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा तो कौन सिलेक्ट होगा। तो ये प्रेशर ना होकर ये क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा तो कौन सिलेक्ट होगा, मैंने तैयारी तो की है। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटा सा दायरा है जहाँ वो कॉन्फिडेंस की जगह प्रेशर फील करने लगता है, यहाँ पे टीचर का काम होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर उसको एक समझाया जाए कि नहीं बेटा आपको है ना कॉन्फिडेंस रखना है, प्रेशर नहीं लेना है। अब प्रेशर नहीं लेने के कारण क्या क्या कैसे कैसे वो रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करते रहिए आप समय समय पर। तो हम लोग है ना रेडिकल में पूरे सेशन के दौरान में लगभग 4 बार है ना, हर चौथे 5वें महीने जब हमको नीड लगती है तो लगभग 4 बार काउंसलिंग सेशन रखते हैं, जहाँ पर बच्चे का जितना भी प्रॉब्लम है, मैं जैसे मैथ पढ़ाता हूँ, सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते, हम लोग ये बात करते हैं कि तेरी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तू कहाँ फील कर रहा है कि क्या चीज़ें तेरे लिए अच्छी जा रही हैं, क्या चीज़ें तेरे लिए ख़राब जा रही हैं। वो बच्चा है, वो पहली बार दे रहा है, हम लोगों ने इतने सालों, हमने खुद भी निकाला और इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो उसको बैठकर एक एक पॉइंट क्या हुआ कि सर शेड्यूल का इशू आ रहा है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन है ना उसको मैं रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अब वहीं पे क्या हो जाता है कि काफ़ी लोग है ना कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या हुआ कि उतने मार्क्स नहीं आए, थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा। अरे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते रहोगे तो वो उल्टा प्रेशर और फील करेगा। बिल्कुल। उसको ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस को साइड में रखकर उससे बात की जाए कि बेटा प्रॉब्लम कहाँ है। अगर एक बार वो पॉइंट पकड़ में आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाता है वो जो हमने बात की कि जो प्रेशर की जगह उसको कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना। बहुत अच्छा सर ने कहा है। और आप भी अगर अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, विद्यार्थी खुद भी आप अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज है बट पूरा डीपली नॉलेज नहीं मिलता है, तो ज़रूर रेडियंस एकेडमी से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी क्या चीज़ है हमें डीपली आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका अमोल सर, आशीष सर ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को सर हम देखते हैं कि आए बच्चे पढ़ लिए, रट लिए और हो गया, बट आज भी कई ऐसे बच्चे हम देखते हैं जिन्हें डीपली नॉलेज नहीं है। और अब हाल ही में बात की जाए तो कोरोना काल में तो काफ़ी बच्चे ऑनलाइन हो गए थे। आप कह रहे होंगे कि मैं बार बार ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, तो ऑनलाइन की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन के बाद से बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा असर हुआ है। वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्टिव सिर्फ मोबाइल में है, स्टडी में नहीं है। तो इस दौरान कोरोना काल में कई ऐसे ऐप्स आए जिसके थ्रू विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है, स्टूडेंट्स में काफ़ी इसे पसंद भी किया गया। आप इन ऐप्स को किस नज़र से देखते हैं? अगर इन ऐप्स के बारे में बात करते हैं, हाँ। तो कोरोना काल में डेफिनेटली इन ऐप्स ने बच्चों को काफ़ी हेल्प की। जहाँ फिजिकल क्लासेस या फिजिकल एजुकेशन का कोई माध्यम अवेलेबल नहीं था, आप इन ऐप्स के माध्यम से ही बच्चों ने वीडियो कॉल के थ्रू लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किए, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए। जहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता था बच्चों को, वहाँ बच्चों ने कुछ ना कुछ इन ऐप्स के माध्यम से गेन किया। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास कोरोना में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप टीचर से नहीं मिल सकते, आप ग्रुप में नहीं पढ़ सकते, ऐसे वक्त इन ऐप्स का उपयोग करना बच्चों के लिए सच में सही था और ज़रूरी भी था, दूसरा उपाय भी नहीं था। बट अगर वक्त के साथ आप देखेंगे तो क्या हुआ कि इन ऐप्स में एडवर्टाइजमेंट्स आने लगी, बाकी चीज़ें आने लगी, क्योंकि जितने भी ये ऐप्स हैं कहीं ना कहीं अपने आप को मोनेटाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल अपना वैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो जब ये वैल्यूएशन या मोनेटाइज करना चाहते थे, ये एडवर्टाइजमेंट बढ़ने लगी। एक बच्चा एक चीज़ पढ़ने जाता है, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो भूल जाता है कि वो पढ़ने गया था, वो 4 चीज़ और देखने लगता है। बिल्कुल। बट इससे क्या होगा कि उसका जो रेगुलर शेड्यूल था या जो रेगुलर रूटीन था, वो कहीं ना कहीं बहुत तरीके से बिगड़ जाता है। जो एक प्रॉपर फिजिकल कोचिंग में, जैसे हम रेडिकल की बात करते हैं, तो रेडिकल में क्या है कि देयर इज अ प्रॉपर शेड्यूल, 2 साल का एक पूरा लेक्चर प्लानर बना हुआ है कि इसके बाद ये फॉलो होगा, ये इस टाइम पे टेस्ट होंगे, इस टाइम पे उनके मेजर टेस्ट होंगे, इस टाइम पे पीटीएम्स होंगे, मतलब एवरीथिंग इज चैनलाइज्ड। बट इन ऐप्स में क्या हो रहा है कि सब मटेरियल एक साथ दे दिया है, बच्चा तू तेरे को कब चाहिए तू कर, बच्चा खुश है।
बट क्या रिजल्ट आएगा? नो, कहीं तक नहीं आने वाला। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक आधा बच्चा तो कर ही लेगा, जो हजारों लाखों बच्चों में कोई ना कोई बच्चा जो खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, उनकी बात नहीं करूंगा। बट जब मास रिजल्ट की बात आएगी तो इन ऐप्स में बच्चों के साथ एक प्रॉपर प्लानर नहीं है। प्लानर ना होने के कारण और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट के कारण जो बच्चा वहाँ जाके भटक रहा है, डाइवर्ट होता है मन। एक्चुअली जो चीज़ को उसने 10 मिनट देने चाहिए वो 10 मिनट की जगह आधा घंटा दे देता है। जब मोबाइल हाथ में आता है, कुछ पढ़ रहा होता है, ऊपर से का नोटिफिकेशन आता है, वो और अलग डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये ऐप्स चल रहे हैं, बिल्कुल, जो बच्चों के डिस्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और आप देखिए बच्चों को स्लीपिंग टाइम से लेकर सब इस मोबाइल ने मिला कर रखे हैं। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम रेडिकल में तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन ठीक है, जब कोरोना था तब ऐप्स की ज़रूरत थी, तब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पर जब आज अपने पास नॉन कोविड एरा फिर से शुरू हुआ है, ठीक है, विद गॉड ग्रेस कोरोना कम हो गया है, उसका इफेक्ट कम है, जहाँ हम फिजिकल क्लासेस कर सकते हैं, क्या उस टाइम पे भी इन ऐप्स के भरोसे बैठेंगे? बिल्कुल। अगर इन ऐप्स के भरोसे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 2 साल का प्रॉपर प्लान होना चाहिए, वो बिगड़ जाएगा। नॉलेज जैसा गेन होना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज होगा, बट वो नॉलेज उस काम का नहीं होगा जिससे हम एक एग्जाम क्रैक कर पाए, हम अपना करियर बना पाए। सर, इसी से रिगार्डिंग यही सवाल है मेरा। जैसे आपने कहा कि बच्चे ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं, तो मोस्टली जैसे ऐप आए हुए हैं या चलो हम घर बैठे ही पढ़ाई कर लेते हैं, तो इससे क्या जैसे क्लासेस आना बच्चों का कम हो गया है? क्योंकि हम देखते हैं 11-12 के बच्चे ही आ रहे हैं, जूनियर कॉलेज के बच्चे अब क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑनलाइन तो स्टडी मिल ही रही है। तो जैसे अब हमारी ज़िंदगी पूरी रेगुलर हो गई है, पर ऑनलाइन ऐप्स शुरू है और ऑनलाइन स्टडी भी शुरू है, तो इससे क्या आपके जो स्टूडेंट का जो रेशो था पहले की तरह वो कम हुआ? इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट कर दूँ, हाँ, है ना, क्या होता है कि काफ़ी टाइम जो प्रैक्टिकली चल रहा है, बहुत सारे बच्चे का ये कहना रहता है कि तो ऐसा दिखाया जाता है कि बच्चों ने ना सिर्फ ऑनलाइन ही ज्वाइन किया है, ऑफलाइन नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऐसे कर रहे हैं वो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि उनको पता ही नहीं है कि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो कैसे खेल रहे हैं। तो वो स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं कि वो ऑफलाइन अटेंड करते हैं एक जगह, फिर उनको ऑब्वियस उनके अगर पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अगर बहुत रीजनेबल मिलता है तो वो लेके डाल देते हैं, है ना। अब जो अच्छे हैं, जो बच्चा स्मार्ट है, तो वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को प्रॉपर बैलेंस करके रखा हुआ है। उसने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मेरा ऑफलाइन प्रायोरिटी पर है, मैंने सिर्फ ऑनलाइन वाला इसलिए डाला हुआ है कि किसी भी दिन है ना मैं बीमार हो गया, कुछ हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप हो, है ना। लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि एक तरीके से कह लीजिए कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, 4.5 घंटे 5 घंटे का लेक्चर चल रहा है, मैं यहाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ, फिर ऑनलाइन लेता हूँ, फिर मैं वहाँ पे भी 4.5-5 घंटे फिर से क्लास अटेंड करता हूँ। तो फिर प्रैक्टिस कब करेगा भाई? अगर आप है ना दिन भर बैठकर वो 100 क्वेश्चन रोजाना सॉल्व नहीं करोगे तो आप जो सोच रहे हो कि आपको थ्योरी आ गई तो आप एग्ज़ाम कर लोगे क्रैक, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो जो ऑनलाइन की बात चल रही है कि ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना या ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि एंड में देखेंगे, इसके अलावा और वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये लोग भी रिजल्ट जो दिखाते हैं, ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे वो रिजल्ट आया है। वो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं है ऑफलाइन का रिजल्ट। आपके यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप भी दिखा रहे हैं रिजल्ट, कोई इशू नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो सिस्टम है वो कुछ इसी तरीके से रन बिल्कुल मैं कहूँगा और ऐड करूँगा कि 11-12 के स्टूडेंट्स हैं मैम, हाँ, वो बच्चे रेगुलर है। हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट की हम बात करते तो लगभग एवरीडे 98 to 99% अटेंडेंस है हर बच्चे की, स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि जब वो इंस्टीट्यूट आ रहा है एंड इफ ही इज गेटिंग मच मोर नॉलेज देन व्हाट ही इज फाइंडिंग ऑन एप्स। जैसा मैं खुद IITian हूँ, सर IITian है, हमारे फिजिक्स पढ़ाने सभी IITians हैं, और टीचर कभी बदलते नहीं रेडिकल में, जिसका मतलब बच्चे का एक टीचर का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। तो अब ऐप में क्या हो रहा है कि आज टीचर कोई और है, कल टीचर कोई और है, आज इसने एक चीज़ अलग तरीके से पढ़ाई, गलत नहीं पढ़ाई, इसने अलग तरीके से पढ़ाई, गलत नहीं पढ़ी, बट बच्चे के लिए तो समझदार नहीं है ना, बच्चा तो दोनों में कंफ्यूज होता है। यहाँ ऑफलाइन में क्या है कि एक टीचर प्रॉपर्ली 2 साल उसको गाइड कर रहा है, टीचर को पता बच्चा कैसा है, तो बच्चा रेगुलर है एकदम, और रेगुलर होने से बच्चे को कहीं ना कहीं रिजल्ट में आउटपुट मिलता है।
अब ऐप में वो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे नागपुर में या कहीं और जहाँ बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे, वो ऐप में डाइवर्ट हो रहे हैं। अब वहाँ कहने की उस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे को रिक्वायर्ड है या जो नॉलेज वो इंस्टीट्यूट में देख रहा है और जो ऐप पे देख रहा है मैच नहीं हो रहा हो, या उसको लग रहा है ऐप का नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे जगह पे डेफिनेटली अटेंडेंस कम हो सकती है। बट रेडिकल में बेसिकली ऑल IITians सभी ने IIT की एग्जाम खुद क्लियर की है और आज वो पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे मेरा 15th ईयर चल रहा है, सर को भी 10+ ईयर्स हो चुके हैं, आकाश सर को भी 10+ ईयर्स हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस और जब नॉलेज बच्चे को मिलता है तो बच्चा इन ऐप्स से डाइवर्ट होता ही नहीं। बिल्कुल, रेडियंस में बहुत अच्छी बात ये है, रेडिकल्स में आपको इतनी अच्छी बात मिलेगी कि आपको एजुकेशन मिलेगा, साथ ही सर जो भी है सिखाते हैं उसमें आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। और ख़ास बात ये है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि हर बच्चे की एक एक अलग अलग स्टाइल होती है पढ़ने के लिखने की, तो यहाँ पर हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ लिए जाते हैं और देन उस पर वर्क किया जाता है। तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो मोस्टली लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि इंग्लिश पे ही काम चल रहा है, मगर कुछ ऐसे रहते हैं ग्रामीण इलाकों के बच्चे जो इंग्लिश अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो समझ भी नहीं पाते। ऐसे बच्चे भी आपके यहाँ आए होंगे, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से समझाते हैं? रेडिकल की क्या खासियत है कि वो बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि इंग्लिश समस्या लेकर पहुंचता है तो उसे लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे करूं, तो आप इन बच्चों का कैसे डाइवर्ट करते हैं माइंड? इसमें मैं कहना चाहूँगा, मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम का हूँ है ना, तो 12th तक पूरा का पूरा हिंदी रहा हमेशा। उसके बाद जब मैं कोचिंग गया तो पढ़ाने वाला जो फैकल्टी था वो इंग्लिश प्लस हिंदी जो इंग्लिश आजकल बोलते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है साइंस से रिलेटेड वो सारे इंग्लिश में जाते थे और थ्योरी जो एक्सप्लेन की जाती थी वो हिंदी में की जाती थी। तो वो जो 1 साल था मेरा, चूंकि मैं रिपीटर था, अभी जो हो रहा है वो उनके लिए मैं कहूँगा 11th 12th के लिए 2 साल, तो वो एक तरीके से ब्रिज का काम कर गया कि जहाँ मैं पूरा हिंदी में था और मुझे ये पता था कि IIT में जाके पूरा इंग्लिश हो जाएगा, तो वो जो समय है बीच का कोचिंग का वो मेरे लिए एक ब्रिज था। क्यों? क्योंकि उसमें ना मेरी हिंदी छूटी थी और इंग्लिश मेरी डोमिनेट करना शुरू कर गई थी। जहाँ मेरे लिए सारी किताबें मेरी इंग्लिश में थी तो मैं वो पढ़ता था और समझता था और वो आती थी समझ में। हम लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं सारी की सारी है ना वो हिंदी में लिखा होगा तभी समझ में आता है, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिक चीज़ें होती हैं, सब समझ में आने लगता है। और वो जैसे जैसे समय बीतता है आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अब इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो गए। और फिर जब हम लोग पहुंचते हैं कहीं IIT में पहुंचते हैं, NIT में पहुंचते हैं, जब पूरा का पूरा पार्ट इंग्लिश में चल रहा होता है तो हम लोगों को गैप महसूस नहीं होता कि वहाँ पर है ना वो चीज़ है कि अरे यार मैं तो यहाँ का था, कैसे एडजस्ट करूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब एक और चीज़ इसमें है ना, मैं एक बात जो पुराना अपने बात चल रही थी उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब आप लोग ऑनलाइन जाते हैं किसी में भी जाते हैं है ना, तो सर एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास हमेशा है ना बैकअप है ना। आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, आपके पास बैकअप है, आप वापस वीडियो देख सकते हो, आप वापस वही चीज़ देख सकते हो। आपको एक से ज़्यादा बात देखोगे तो समझ में आने लगेगा, ऐसा माना जाता है। हम लोगों ने कोविड के टाइम नहीं बोल रहा, हम लोगों ने पहले से क्या किया था कि जो पहले 3-4 महीने के लेक्चर हैं उनका पूरा रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था। और हम लोग देते थे बच्चों को कि अच्छा ठीक है आप स्टार्ट आ रहे हो ना, आप कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको जो सीखना है कि आपको है ना शुरू में परेशानी हो सकती है, आप ये कहो कि एग्ज़ाम से 4 महीने 3 महीने रह गए हैं और तब आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आपकी तैयारी नहीं है फिर अच्छी। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, शुरू के 2-3 महीने 4 महीने हम लोग ठीक है क्या हुआ बेटा ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तुम जाके देख लेना, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते। हम उससे ज़्यादा पसंद ये करते कि तुझको नहीं आया समझ में तो वापस हमारे पास आ, हम तुझे दोबारा पढ़ाते ना। क्योंकि क्या होगा, तुम जब लेक्चर देखोगे उसी चीज़ का, तुम्हें 1.5 घंटे में जो चीज़ पढ़ाई लेक्चर में फिर से वो 1.5 घंटे ही हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जब है ना तुम किसी टीचर के पास आओ वापस तो वो हो सकता है 15 मिनट 10 मिनट में ही तुमको समझा दे कि क्या प्रॉब्लम आया था, और उससे क्या समय भी बच गया, तुम्हारा भी जल्दी में काम हो गया है ना, और तुम डिपेंड नहीं हुए। अब वो 3-4 महीने देने का रीज़न ये है कि बच्चा अगर आज अच्छा फील नहीं कर रहा, जो ये आजकल एक बड़ा कॉमन है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो बच्चा यूँ आ जाता है बैठ जाता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मन नहीं है। क्योंकि उसको मन क्यों नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है उसके पास बैकअप है,
वो घर जाएगा, वो वीडियो देखेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप वो ऐसे नहीं चलेगा, कंपटीशन है। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, आप 2-3 महीने 4 महीने ठीक है, अब तुमको वन शॉट मतलब एक ही बार में मिल रहा है और ट्राई करो एक ही बार में पकड़ने का। हम बैठे हैं, लेकिन एक समय के बाद, कुछ महीनों के बाद अपने आप बच्चा इस बात में ये तो बहुत पीछे छूट जाता है कि क्लास में एक बार में समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। फिर बच्चा इस बात पे आता है कि सर एक किताब खत्म हो गई, अब दूसरी किताब कब से शुरू करना है। और यही एटीट्यूड चाहिए, अगर एग्जाम निकालना है तो आपको यही एटीट्यूड चाहिए होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आशीष सर ने। और जो भी इंग्लिश से कतरा रहे हैं, कुछ भी डर महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना घबराए, रेडिकल IIT एंड मेडिकल में ज़रूर जाइए। अमूल सर बोलिए। मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा, इंग्लिश आप अगर नागपुर की बात करते हैं ना, हाँ, तो कुछ ही स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे एकदम फ्लुएंट है इंग्लिश। दे आर वेरी टॉप मोस्ट स्कूल्स, है ना। मैक्सिमम ग्रामीण या नागपुर सिटी जैसे स्कूल्स में भी जहाँ CBSE पैटर्न है या स्टेट पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश। कहीं ना कहीं उनको हिंदी से या मराठी से लगाव है, लोकल लैंग्वेज से लगाव है। और जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, तो इन एग्ज़ाम्स में आपको निबंधन नहीं लिखना है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे जो ऑर्डर लिखे हुए होंगे, उसमें से आपको एक कोई तो भी सही टिक करना है। बिल्कुल। और वो एक सही टिक करने के लिए आपको लैंग्वेज आ रही है क्या, वो बैरियर नहीं है। बैरियर ये है कि क्या आपको कंसेप्ट आ रहा है क्या। और रेडिकल में सिखाते वक्त इस चीज़ जैसे सर ने बोला कि हम ध्यान रखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स किया जाए। जो कंटेंट है वो हिंदी में डिलीवर हो, पर जो टॉपिक है जो साइंटिफिकली समझ में आने चाहिए वो इंग्लिश में हो, जिससे हर वो बच्चा समझ सकता है, जो रूरल से हो या अर्बन से हो। इश्यूज नहीं है। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया है। रेडिकल IIT एंड मेडिकल में आपको यही अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। साथ ही आप अपने पर्सनालिटी को भी कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये आशीष सर, अमूल सर आपको ज़रूर बताएंगे। सर, जैसे हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, तो अब मैं थोड़ा अलग जाती हूँ, क्योंकि बात ये सामने आ रही थी कुछ महीनों पहले कि अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई है वो मराठी मीडियम से होगी। तो ये कितना सही लगता है आपको, क्योंकि आपके पास भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, तो मेडिकल और IIT की जो पढ़ाई है इंजीनियरिंग की, वो अलग वे से होने वाली है, वो भी मराठी में। तो क्या लगता है, आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ। मैं मराठी की पूरी रेस्पेक्ट भी करता हूँ, बट यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। जैसे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या सेंट्रल कॉलेज, जैसे IIT लीजिए, NITs लीजिए, इनमें सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हाँ। जिनका मदर टंग मराठी हो। तो यहाँ अगर पूरा पाठ्यक्रम मराठी में कर दिया जाए तो उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो बच्चे नागपुर के नहीं, जैसे तमिलनाडु के हैं, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, हिमाचल से आया, तो वो बच्चे मराठी कैसे सीखेंगे। और मराठी एक इतनी ईजी लैंग्वेज भी नहीं है कि आप उसके अंदर पढ़ाई शुरू कर दो और आप 1 महीने में सीख जाओगे। पढ़ाई करने के लिए मराठी आपको बहुत डिटेल में आने के लिए काफ़ी समय लगेगा, और मदर टंग होगी तो ही आपको बेनिफिट करेगा। बिल्कुल। इवन अगर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हैं या फिर महाराष्ट्र लेवल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी 15% कोटा है बाहर के स्टेट्स के लिए आते हैं। हाँ। तो उन 15% बच्चों के लिए हम कैसे मैनेज करेंगे, ये एक सवाल रहेगा जो गवर्नमेंट ऑब्वियसली पहले सब चर्चा करेगी, डिस्कशन करेगी, उसके बाद ही ऐसे डिसीजंस शायद लेगी। हाँ, एक चीज़ और अगर कोई मतलब जैसे मैं अपने लिए बोल सकता हूँ ना, मैं बीटेक IIT कानपुर से हूँ, मेरी दोनों सिस्टर हैं वो फॉरेन में PhD कर रही हैं। अब हम लोग हैं चंदेरी से, लेकिन यहाँ से लेकर बाहर जो फॉरेन का जो सफ़र है ना, अगर हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा बंधे रहते तो क्या हम ये सफ़र तय कर पाते, है ना। आप जब IIT जाते हैं, जब अब मैं पहुँचा, सर भी हैं, है ना, तो हम लोगों के बहुत सारे फ्रेंड थे जो अलग अलग स्टेट के थे। तो जब उनसे आप बात करते हो, सीखते हो, तो समझ में आता है कि नहीं, अभी तक हम लोग है ना वो कुएं के मेढक वाला हिसाब है, अभी हमने दुनिया नहीं देखी। जब हम बाहर जाते हैं और उनका एक थॉट प्रोसेस अलग है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है। हम लोग जो मूवी में देखते हैं और चीज़ें फिक्स हो जाती कि साउथ इंडियन तो ऐसे ही होते, वो उस टाइप का ही कुछ सिनेरियो है कि फॉरेन में तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। जब आप बैठते हो, उनसे बात करते हो, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, और तब हम वो रिस्पेक्ट जो होता है ना उनके कल्चर के लिए या उनकी बातों के लिए, वो बढ़ना शुरू होती है, जो आपको एज ए पर्सन बहुत अच्छा मतलब उभार के देता है। अब अगर कोई मान लीजिए एक ऐसा मेंटेलिटी का इंसान जो
लैंग्वेज में बैरियर में बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव करता हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो इन चीज़ों के लिए, और ऐसा इंसान अगर IAS बनता है, IPS बनता है, या देश के लेवल पे सोच रहा है, चला रहा है, फॉरेन में जा रहा है, एम्बेसी में बैठा हुआ है, रियल में क्या मतलब जस्टिफाई हो पाएगा वो पूरा का पूरा? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान मतलब ठीक है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पर है ना ग्रामीण के लोग हैं, बच्चे हैं, वो सीख नहीं पा रहे, उस लेवल पे हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन सभी का राइट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छे बहुत बड़े लेवल का एजुकेशन मिले, वो आज यहाँ पर हैं, कल फॉरेन में जाके पढ़ें, वहाँ से सीख के आएँ और अपने देश को और अच्छा सर्व करें, तो उसके लिए तो भाई लैंग्वेज को बाहर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की है आशीष सर, अमोल सर ने, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे तो ठीक है कि मराठी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की स्टडी होनी चाहिए, बट हम बात करते हैं अदर कंट्रीज़ की, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में ही आज मोस्टली प्लेसमेंट है और हर कोई जाना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, बड़े लेवल तक वर्क करना चाहता है। तो हम यही चाहते हैं कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में रहे, ताकि हर बच्चा देश का उस लेवल तक पहुंचे और वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। सर, रेडिकल IIT एंड मेडिकल बेस्ट फॉर IIT JEE NEET, ऐसी क्या विशेषता है आपके कॉलेज की कोचिंग की जिससे पेरेंट्स भी बच्चों को आपके ट्यूशन तक पहुंचे, और आप उन बच्चों को क्या ऐसा विशेष एजुकेशन देते हैं जिससे बच्चा सोचेगा कि नहीं, मुझे रेडिकल ही ज्वाइन करना है? पॉइंट है कुछ, मैं बता देता हूँ। पहला कि हम सभी IITian सभी ने एग्ज़ाम निकाला है, बिल्कुल, तो वो माइंडसेट हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब चूंकि हम सारे के सारे वैसे हैं, बिल्कुल, तो हम शुरू से बच्चों में वही एटीट्यूड रखना चाहते हैं कि जो एक IITian का होना चाहिए। वो जो एक पार्ट होता है जहाँ पे हमसे नहीं होगा या ढीला एटीट्यूड, ये सब नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इस पे डांट लग जाएगी। तो क्या होता है कि धीमे धीमे वो जो बैच बैठा हुआ है हमारे सामने, मान लीजिए 35 बच्चों का है ना, 30 बच्चों का, और उसमें से 15 ऑलरेडी अच्छे हैं, फिर वो 15 के 20, 20 के 25, 25 के 30 हो जाते हैं कुछ दिनों में, और 3-4 महीने के बाद एक चीज़ जो सबसे पहले हमें दिखती है वो दिखती है कि एटीट्यूड आ जाता है पढ़ने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड, सारे लोग ऑनर हैं तो कभी भी फैकल्टी चेंज नहीं होती, कभी नहीं होती। आपका अगर लगाव किसी एक सर के प्रति बहुत ज़्यादा हो भी जाता है कि सर से मुझे बहुत कुछ समझ में आता है, मेरे को जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई भी, मैं सर से जाके पूछ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आज मैंने इनको सारी चीज़ें अपनी दिल से खोल के बता दी और 2 महीने बाद तो सर चले गए, दूसरे आए, तो अब मेरी बात सुनेगा कौन? तो वो वहीं हैं, हम आखिरी तक हैं। प्लस क्या होता है कि जब ऑनर गाड़ी चलाता है तो चलाने का तरीका अलग हो जाता है ना। हम यूँ बैठे हैं कैबिन में, आप ये मान के चलिए कि हमारे कैबिन में, छोड़िए हमारे पूरे ऑफिस में, सिर्फ फ्रंट को छोड़कर कहीं पर भी कुंडी तक नहीं है, लॉक छोड़िए कुंडी तक नहीं है, कुछ भी नहीं। सीधे बच्चा ऐसा आएगा, नॉक करेगा, सर डाउट है, उसको कोई कहीं जाकर ना पूछना नहीं है कि सर डायरेक्टर है तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, नहीं, आप सीधे आओ। हम लोग कोई भी काम अर्जेंट होगा तो बेटा मैं बाहर ही आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एक फ्रीडम है, उनको ये पता है कि नहीं, मेरे कितने भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है, मैं सर के पास कभी भी जाकर पूछ सकता हूँ, और वो आएंगे तुरंत पूछेंगे, हो गया। अब क्या है कि तुरंत हो गया ना, तो इसको ये नहीं है कि अब ये कल अगर मैं पूछता तो आज का पूरा इवनिंग में मैं क्या काम कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस के रह गया हूँ कहीं पर। वो तुरंत पूछा, रेक्टिफाई हुआ, काम खत्म, आगे बढ़ो, चलो। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जो पर्सनल अटेंशन है, अभी इतने साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा को देखते देखते समझ में आ गया कि नहीं, ये उतना ध्यान नहीं दे रहा। क्या हुआ, तो क्लास के बाद बुला लिया, बुला के लाओ, से क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ, कि नहीं वो सर घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पर्सनल लाइफ में कुछ इशू आ गए हैं सर, सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी, पिछले 1 सप्ताह से मैं थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट हूँ। अब ये छोटे बैच का बेनिफिट होता है जहाँ आप बहुत अच्छे से तुरंत पकड़ लेते हो और उससे बात कर लेते हो। तो ये एक एक्सपीरियंस के बाद आ गया है हम सभी में कि वो चीज़ तुरंत पकड़ में आ जाती है, डांट भी लगा देते हैं, प्यार से समझाते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो भी करते हैं, कितना लिमिट में करना चाहिए उस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि तुरंत पकड़ में आ गया ना, तो वो जो उसका डाउनफॉल होना चाहिए था वो वहीं रुक गया। तो हमको बहुत अच्छे से
बैक ऑफ द ट्रैक आ जाता है वो इंसान। बहुत अच्छी बात है। रेडिकल में आपको ये खासियत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बच्चों में काफ़ी बच्चों में होता है प्रॉब्लम कि हम सर से कैसे बात करें, फिर जो फैकल्टी होती है अदर उन्हें पूछना पड़ता है, देन आपको 2-3 दिन बाद सर से मुलाकात होती है। मगर रेडिकल में आपको ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली अमोल सर, आशीष सर, अमोल सर दोनों से बात कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपके डाउट्स है, वो मिनटों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही खासियत है रेडिकल की, जो आपके बच्चों को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम आएगा। सर, अब पेरेंट्स रिगार्डिंग एक सवाल है मेरे मन में। आज इतने सारे क्लासेस होने के बाद पेरेंट्स सोचते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पब्लिसिटी हर क्लासेस की बहुत ज़्यादा चल रही है, एजुकेशन जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है क्लासेस में भी, क्योंकि कॉलेज बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं चलो बच्चे को क्लास लगा देती हूँ, कोई अच्छा ट्यूशन क्लास ढूंढ के। तो रेडिकल क्लास में क्या ऐसी खासियत रहेंगी कि पेरेंट्स आपकी तरफ डाइवर्ट हो, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में ही बहुत सवाल होते हैं कि मेरे बच्चे को बेहतर क्लास कौन सा होगा या ऑनलाइन स्टडी होगी। देखिए, इसमें पेरेंट जो है, आज बच्चा 10th में है, बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। डिसाइडिंग पैरामीटर कहीं पेरेंट्स और बच्चों की भी सुनते हैं। अब इसमें रेडिकल उनको वो चीज़ें देता है जो नागपुर में और कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। जैसे सर ने हाईलाइट किए कि ऑल टीचर्स आर आईटीएस एंड ओनर्स, डाउट सेशंस रेगुलर है, और एनी टाइम आप नॉक कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी सिस्टम है, सेल्फ स्टडी के लिए क्लासरूम्स हैं अलग से अवेलेबल है, और एक असिस्टेंट टीचर कंसेप्ट भी हमने लाया है, जो हम तो है ही, बट अगर मान के चलिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं किसी लेक्चर में हूँ, तो एक असिस्टेंट टीचर आपके साथ है, आपको उतनी देर के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को और ज़्यादा निखार के लेके आता है। और पेरेंट्स का जो भी कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग फीस, तो रेडिकल में हमने उसके लिए काफ़ी प्रावधान किए। जैसे मैगजीन इंस्टीट्यूट में क्या आप 2 साल की फीस एक साथ ले लेते हैं, बच्चों समझ में आए ना आए, बच्चा फंस गया। बिल्कुल, रेडिकल वैसा नहीं करता। रेडिकल उन पेरेंट्स को समय देता है, आप दीजिए ना, साल भर लीजिए, 1.5 साल लीजिए, आप अपने हिसाब से दीजिए। बिल्कुल, मेन बच्चा है, बच्चा रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल, फीस पेरेंट खुशी से देगा जब बच्चा पढ़ते दिखेगा, बच्चे का परफॉर्मेंस दिखेगा। हर पेरेंट तो फीस तो कहीं ना कहीं देनी ही है, बट अगर वहाँ दे रहा है जहाँ बच्चा रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चे के पेरेंट्स के पैसे फ्रूटफुल है। तो लाखों रुपए खर्च कर दिए और रिजल्ट नहीं आया तो वेस्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो बेसिकली रेडिकल में हम लोग फीस भी इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं कि सो दैट जब बच्चे समझ में आए तब आप खुशी से लाके दीजिए, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं लेना चाहता। और हमें पता है कि जो बैसेज छोटा होने के कारण हर मेंटरशिप जो प्रोग्राम चलता है, जो सर ने स्टार्टिंग में बताया कि 4 काउंसलिंग सेशंस होते हैं, इससे हर वो वीक बच्चा जो कहीं ना कहीं पीछे होने लगता है रेस में, वो फिर से रेस में एक नई शुरुआत करके आगे दौड़ने लगता है। तो जब पेरेंट्स ये देखते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि नहीं, मेरा बच्चा 2 साल में एक बहुत मेहनत कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट आना नहीं आना कॉम्पिटिशन में ऊपर नीचे हो सकता है, बट बच्चा एक बनना बहुत, ये 2 साल में बच्चा सिर्फ साइंस नहीं सीखता या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करता, वो अपने माइंड को डेवलप करता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बनाता है। और ये नज़रिया कहीं ना कहीं हर जगह नहीं बन सकता। बिल्कुल, आप 100 के भीड़ में आप क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, बट जब 30 में हो ना और 3 टीचर हो ना, तो आप देखिए एक टीचर के लिए 10 ही बच्चे हैं। तो कंसंट्रेशन लेवल और उस टीचर का देखने का नज़रिया, हर बच्चे के अंदर क्या वीकनेस है उसको जानने का नज़रिया, वो बदल जाता है। बिल्कुल, और उसी कारण से बच्चा जब कच्ची मिट्टी हमारे पास देखी जाता है पेरेंट, तो उसको एक पर्टिकुलर मूर्ति में ढालने में हमें काफ़ी हेल्प। बहुत अच्छा कहा है अमोल सर ने, और मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या आप इंस्टॉलमेंट से पे करना चाहते हो और अब आपके बच्चों को आप रेडिकल्स में एडमिशन भी करवाना चाहते हो, तो ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे को एडमिशन भी मिल जाएगी, एजुकेशन भी मिल जाएगा, और तीनों डायरेक्टर आपके बच्चों को खुद पढ़ाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम फैकल्टी यहाँ पर ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो खुद बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, ताकि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है वो आप तक भी समझ में आएंगे। क्योंकि पेरेंट्स देखता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स है, तो वैसे ही रेडिकल्स के फैकल्टीज भी बच्चों के प्रॉब्लम देखती है और आपके बच्चों में जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने का काम भी करती है। मैं भी यही चाहती हूँ, अगर आपके बच्चों को आप 11-12 के बाद कोचिंग देना चाहते हैं, अच्छा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की फैकल्टी के पास भेजना चाहते हैं, तो ज़रूर रेडिकल्स में भेजिए। वहाँ पर आपका बच्चा ज़रूर आसानी से पास हो जाएगा या उसे बहुत अच्छे से जो नॉलेज चाहिए वो प्राप्त होगा। सर, अब मेरा आखिरी सवाल यही है
कि हाल ही में 10-12 की एग्ज़ाम चल रही है, ऐसे में पेरेंट्स काफ़ी प्रेशर भी करते हैं बच्चों पे और बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं, क्योंकि आज मोस्टली बच्चों को 99% की उम्मीद रहती है और हम पहले देखते थे कि 75 भी मिल गए तो मेरा बच्चा मेरिट आ गया है, बहुत हैप्पी होते थे। इवन 35 भी मिलते थे तो हमें पता है कि बच्चा हैप्पी हो जाता है, पेरेंट्स भी प्राउड करते थे, एटलीस्ट 10वीं 12वीं तो निकल गए। मात्र अब के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को बोलते कि तुझे 99 ही मिली है, 100 क्यों नहीं। यानी ये 100 का जो रेशो है वो कितना हमारे लिए ज़रूरी है। और बच्चों को क्या आप दोनों भी, अमोल सर, आशीष सर, मैसेज देना चाहोंगे और ख़ास करके पेरेंट्स को? पेरेंट की तरफ तो मैं ये कहूँगा कि एक डर होता है बोलने वाला, है ना, जहाँ हम प्रेशर बना के रखते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आए, बिल्कुल, है ना, कि क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो बच्चा इतना मैच्योर नहीं है कि वो मार्क्स निकाल के लाएगा अच्छे से अच्छा। तो आप कोशिश, वो प्रेशर सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन एक एटीट्यूड होता है कि बच्चों के फेलियर को एक्सेप्ट करना, वो करना चाहिए पेरेंट को। अगर बच्चा फेलियर इन द सेंस में ये नहीं कर फेल हो गया, आपने टारगेट दिया 98 का, वो 95 आ रहा है, 94 आ रहा है, 96 आ रहा है, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि नहीं, चलो कोई नहीं, गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ अंदर से गिल्ट आ रहा उसको, लेकिन उसे ये भी पता है कि नहीं, मम्मी पापा हैं, है ना, वो मेरे को इस बात पे नहीं डांट रहे कि मेरे मौसी के लड़के के कितने हैं कि बुआ के लड़के के कितने हैं। वो कंपैरिजन जो होता है ना। तो आज अगर है ना वो एक कॉन्फिडेंस जब आपके बीच में और उनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाएगी कि जहाँ पर है ना, हाँ ठीक है, मुझे अच्छा करना है, क्यों करना है, मेरे माँ बाप के लिए अच्छा करना है ना, और माँ बाप खड़े हैं मेरे, तो वो एक एटीट्यूड अगर घर में एक बार बन गया तो वो क्या है, कंपटीशन के टाइम पर और आगे भी इन फ्यूचर भी बहुत काम करता है। क्योंकि कंपटीशन में भी उसको है ना फिर अब एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको जाके है ना मोटिवेशन लेक्चर नहीं ढूंढने पड़ रहे हैं, वो यूट्यूब पे है ना मोटिवेशन लेक्चर नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अपने माँ बाप के लिए करना है मुझे, और उसके मदर फादर को ये पता है कि बच्चा अगर ईमानदारी से कर रहा है तो बेफालतू में और पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी ट्रैक पे है तो ज़्यादा छेड़ोगे तो गिर जाएगी, तो चलने दो, अच्छे से अच्छा करने दो। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैं कितना भी मतलब पेरेंट का ये तरीका होना चाहिए कि बच्चा ने अगर मेरी ईमानदारी से मेहनत की है तो फिर मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैं बोल के क्या ही चेंज कर लूँगा, चलने दीजिए ना जैसे चल रहा है ना। और बच्चों की तरफ यह है कि बच्चों मतलब पेरेंट की तरफ यह है कि बच्चों पे उतना प्रेशर रखिए जितना ज़रूरी है, मगर उनको अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि वो सारी की सारी बातें आपसे आकर खुल के बता सकें कि ये चीज़ अच्छी हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है, मेरे लिए ये अच्छा और ये बुरा है। और जितनी जल्दी उनके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा वो लाइफ में उतनी जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा है, बच्चे ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर में होते हैं इस समय पे। पेरेंट्स को यहाँ उनका बैकबोन बन के उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनको एक सपोर्ट के तौर पे दिखाना चाहिए। उनको इस टाइम पे प्रेशराइज जो करने का समय था वो अब ख़त्म हो चुका है। ये जो लास्ट मोमेंट है, इस मोमेंट पे सिर्फ सपोर्ट के तौर पे और जो भी आउटकम आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और बच्चों ने क्या करना चाहिए, जो पढ़ा है अब लास्ट मोमेंट पे और ज़्यादा उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो किया है उसको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और उसी को रिवाइज करके आगे जाना है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, एक नया कुछ खोलने की जगह इसी को अगर स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर बनता है, ना कि नई चीज़ों को कुछ ओपन करने से। और अपने पे भरोसा रखिए, आपने जो किया, जितना किया उतना अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है सभी बच्चों के लिए अमोल सर, आशीष सर ने, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि मैंने ये पढ़ा है तो ये आएगा या नहीं, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं कि तुझे सब सॉल्व करना है, तुझे 99% हासिल करने हैं, तुझे 100, तो ऐसा प्रेशर भी ना बनाए पेरेंट्स ने। अमोल सर, आशीष सर दोनों ने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि बच्चों खुद कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस आ गया तो आप हर चीज़, हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे अमोल सर, आशीष सर ने
नहीं किए हैं, आज वो खुद डायरेक्टर बन चुके हैं रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल के। तो आप भी ऐसे ही मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ज़रूर मेहनत कीजिए, और मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि रेडिकल इंस्टीट्यूट ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी आईटी की पढ़ाई भी मिलेंगी और मेडिकल की भी पढ़ाई मिलेगी। तो आज हमारे साथ थे अमोल शेगावकर सर और आशीष गौतम सर। आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से। तो यहीं पे आज हम ऑनलाइन की स्टडी के बारे में बात की है, ऑनलाइन से जुड़े कुछ टॉपिक हमने छेड़े और कई ऐसे मुद्दे आज आपके सामने रखे। हम और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अमोल सर और आशीष सर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।